आजकल ओपीडी में और आईसीयूज़ में दमे के रोगियों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। रोज़ सांस फूलना, छाती में दर्द होना, सीढ़ी ना चढ़ पाना, ऐसी कंप्लेंट्स के साथ बहुत मरीज़ आ रहे हैं। तो इस बार हमने सोचा कि आपको स्मॉग, पोल्यूशन, एक्यूआई, ये सब कॉमनली यूज टर्म्स जो टीवी में आप रोज़ सुन रहे हैं, उनके बारे में कुछ ज्ञान दें। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शुचिन बजाज, फाउंडर डायरेक्टर उजाला सिग्नस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, और आज हम बात करेंगे स्मॉग, एक्यूआई और स्टबल बर्निंग के बारे में। तो स्मॉग एक्चुअली क्या होता है? स्मॉग का मतलब है स्मोक प्लस फॉग, यानी धुएं के साथ साथ धुंध का होना। तो जब मौसम बदलता है, जब हैवी हो रहे होते हैं पार्टिकल्स, हवा भारी हो रही है, ठंड हो रही है, तो फॉग का आना एक कॉमन अकरेंस है। लेकिन जब इसके साथ धुआं मिल जाता है तो फिर वो स्मॉग बन जाता है, जो हमारी आँखों में जलन करता है, गले में अड़चन करता है, सांस फुलाता है, छाती में भारीपन करता है। और ये स्मॉग ज़्यादातर ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ही आता है। बहुत रेयरली नेचुरल अकरेंसेस जैसे वोल्केनो की इरप्शन होती है, या जब समुद्र में बहुत ज़्यादा कुछ गर्मी आ जाती है, तब हम नेचुरल अकरेंस की वजह से भी स्मॉग देखते हैं। बट 99% ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से आता है, जैसे कि फैक्ट्रीज़, जैसे कि बहुत सारी कार्स, और जैसे आजकल बहुत फेमस है स्टबल बर्निंग, यानी पराली का जलाना। तो पराली का जलाना एग्जैक्टली क्या है? जब धान की खेती को काटा जाता है, यानी राइस को काटा जाता है, तो उसकी रूट्स ज़मीन में रह जाती हैं। नेक्स्ट खेती करने के लिए हमें वो रूट्स हटानी होती हैं। तो उसके दो ऑप्शन हैं, या तो हम उनको खोदें, जो कि एक बहुत ही लेबर इंटेंसिव ऑप्शन है, और आजकल लेबर की कमी वैसे भी है। तो फार्मर्स एक आसान तरीका ढूंढते हैं जिसको वो पूरे के पूरे अपने फील्ड को जला देते हैं, जिससे कि वो रूट्स जल जाती हैं और नेक्स्ट क्रॉप के लिए वो फील्ड तैयार हो जाता है। तो इसका सिंपल ऑप्शन यही है कि फार्मर्स को जो एक्स्ट्रा खर्चा, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है वो रूट्स निकालने के लिए, उसका पैसा अगर सरकार दे दे तो ये प्रॉब्लम बड़ी इजीली सॉल्व हो सकती है। तो पराली बर्निंग से काफ़ी सारे केमिकल्स एयर में फैलते हैं, जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्टिकल्स हैं उनको हम नैनो पार्टिकल्स बोलते हैं, जो लेस देन 2.5 नैनोमीटर्स के होते हैं, और वो सबसे दूर उड़ते हैं। वो इतने दूर उड़ते हैं कि पंजाब से दिल्ली पहुंच जाते हैं, और वो इतनी दूर उड़ने के बाद, क्योंकि इतने छोटे होते हैं, आपके फेफड़े में बिल्कुल एंड आपके एल्वियोलाई तक चले जाते हैं। हमारे फेफड़े के बहुत सारे प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं। सबसे पहले तो हमारा मुंह और नाक ही हैं, जिसमें मोटी मोटी चीज़ें बाहर ही चिपक जाती हैं। फिर नाक के अंदर आपके बहुत सारे बाल होते हैं, जो उससे नेक्स्ट लेयर को रोक लेते हैं। फिर आपके गले के अंदर और फेफड़ों के अंदर जो लेयर्स होती हैं, उनकी लाइनिंग होती है ट्यूब्स की, वो बहुत सारे पार्टिकल्स को रोककर बाहर फेंक देती है खांसी के द्वारा। तो जो सबसे छोटे पार्टिकल्स हैं वो ही फेफड़े के अंदर पहुंच पाते हैं, एल्वियोलाई के अंदर, और वो फेफड़ों को बहुत बुरी तरह अफेक्ट करते हैं। तो ये वाले जो पार्टिकल्स हैं स्टबल बर्निंग में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, और इसकी वजह से हमारा एक्यूआई ख़राब हो जाता है। अब एक्यूआई हम रोज़ देखते हैं अखबार में, टीवी में। एग्जैक्टली एक्यूआई क्या है? एक्यूआई का मतलब है एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी हवा की क्वालिटी कैसी है, और ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही ख़राब है। तो 0 सबसे बेहतर एक्यूआई है, और 400 सबसे ख़राब एक्यूआई है। 500 से ऊपर हैज़र्डस एक्यूआई है, जो हमने पिछले कुछ दिनों दिल्ली में देखा। 999 तक भी रीडिंग्स हमने देखी थी, उससे आगे नापने के यंत्र नहीं है हमारे पास। तो जब ये एक्यूआई ज़्यादा होता है, तब हमारे फेफड़ों में ज़्यादा पार्टिकल्स खुलते हैं, तब हमें ज़्यादा दमे की शिकायत हो सकती है। तो जब एक्यूआई हैज़र्डस रेंज में जाए तो प्लीज़ एक्सरसाइज ना करें, प्लीज़ बिल्कुल बाहर जाने की अवॉइड करें, मास्क पहन के रखें। अब मास्क पूछते हैं कौन सा पहने, वैल्व वाला पहने, बिना वैल्व वाला पहने, या सर्जिकल मास्क पहने, क्लॉथ मास्क पहने। तो कोविड के ख़िलाफ़ तो सारे ही मास्क इफ़ेक्टिव हैं, लेकिन क्योंकि ये नैनो पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, इनके लिए आपको N95 मास्क ही पहनना चाहिए। आपकी सिक्योरिटी के लिए N95 विद वैल्व भी सफिशेंट है, लेकिन क्योंकि आजकल कोविड का संक्रमण का ख़तरा रहता ही है, तो बिना वैल्व वाला N95 पहने, तो अगर आप बीमार हैं तो किसी और को बीमारी नहीं फैला पाएंगे।
बच्चों में क्यों ये ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, इसके कई कारण हैं। एक तो बच्चे बाहर ज़्यादा रहते हैं, खेलते कूदते हैं, एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं, एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं, तो इसलिए सांस गहरी गहरी लेते हैं, बाहर लेते हैं, तो उनके ज़्यादा पार्टिकल्स अंदर आते हैं। दूसरा, बच्चों की हाइट छोटी होती है तो नीचे रहते हैं, नीचे ज़्यादा पोल्यूशन सेटल होता है, तो जितना आप नीचे रहेंगे उतना पोल्यूशन के पास रहेंगे, तो उतने ही पार्टिकल ज़्यादा इनहेल करेंगे। तीसरा, बच्चों का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो भी थोड़ा कम एक्टिव होता है, कम इवॉल्व होता है, तो ज़्यादा इफेक्ट रहते हैं। तो इस वजह से बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना और भी ज़रूरी है ड्यूरिंग दीज पोल्यूटेड डेज। तो इन सब बातों का ध्यान रखें, मास्क हमेशा पहन के रखें, जब हैज़र्डस AQI हो तो बाहर जाना अवॉइड करें, एक्सरसाइज अवॉइड करें, वॉक्स पर ना जाएं, घर में ही एक्सरसाइज कर लें। रनिंग और स्ट्रेनियस एक्सरसाइज तो बिल्कुल ना करें। बच्चों का ख़ास तौर पे ध्यान रखें। अगर किसी को घर में दमे की शिकायत है या सांस फूल रहा है, छाती में दर्द हो रहा है, अगर लग रहा है कि आपको आवाज़ आ रही है, तो डॉक्टर से जल्द मिलें और दवाई शुरू करें। तो बाहर तो मास्क पहनने हैं, एक्सरसाइज नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज भी नहीं करनी है। घर में क्या करना है, घर में कोशिश करें कि फ्रेश एयर के लिए प्लांट्स आते हैं इंडोर, वो लगाएं, और एयर प्योरीफायर्स भी यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं एयर प्योरीफायर्स के बारे में, कौन सा एयर प्योरीफायर लगाना है, कब लगाना है, कितना रूम में लगाना है। तो इसके बड़े सिंपल आंसर्स हैं, 3 ही चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अनफॉर्चुनेटली हम बहुत पढ़े लिखे लोगों को भी ये पता नहीं होता है कि एयर प्योरीफायर ख़रीदते समय एक्चुअल में क्या क्या देखना है। देखिए, हवा में 2 प्रॉब्लम्स हैं। एक तो जैसे मैंने बताया माइक्रो पार्टिकुलेट्स, जो कि 2.5 माइक्रोन से कम वाले जो पार्टिकल्स हैं वो आपके फेफड़े में सबसे ज़्यादा जाते हैं। तो एक तो उनको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। तो उनको पकड़ने के लिए हमारे एयर प्योरीफायर जो होते हैं उनमें हेपा फिल्टर्स लगे होते हैं। तो वो हेपा फिल्टर्स सारे माइक्रोन वाले पार्टिकल्स को पकड़ लेते हैं। आइडियली 0.1 का पार्टिकल साइज़ उनको पकड़ना चाहिए। तो आप वो देख लें कि हेपा फिल्टर कौन सा है, कितने माइक्रोन के साइज़ को पकड़ लेता है। मिनिमम 0.3 माइक्रोन्स के साइज़ को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, जो पार्टिकल्स के साथ साथ हवा में बहुत सारी गैसेस होती हैं जो कि हमारे लिए बहुत डैमेजिंग हैं, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड। ये गैसेस इतनी पतली होती हैं कि हेपा फिल्टर से बिल्कुल पास थ्रू कर जाती हैं, जैसे कि हवा में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इनको हेपा फिल्टर्स नहीं पकड़ सकते। तो इनके लिए हेपा फिल्टर के साथ में एक एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर होना बहुत ज़रूरी है। अब अनफॉर्चुनेटली काफ़ी सारी मशीन्स कहती हैं कि उसमें है वो कार्बन फिल्टर, लेकिन वो इतना पतला और इतना हल्का होता है कि वो बहुत ही मिनिस्क्यूल अमाउंट्स ऑफ गैसेस को एब्जॉर्ब कर पाता है, और वो बिल्कुल ही कारगर नहीं है, सिर्फ नाम का है। जो अच्छे रूम फ्रेशनर्स हैं, रूम प्योरीफायर्स हैं, उनमें ऑलमोस्ट 1 किलो कार्बन का फिल्टर होता है, और वो ग्रैन्युलर कार्बन होता है, ना कि कोटेड स्पॉन्ज। तो ये 2 चीज़ों का ध्यान रखिए। एक तो हैवी होना चाहिए कार्बन, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर ऑलमोस्ट 1 किलो का। दूसरा, उसमें ग्रैन्युलर कार्बन होना चाहिए, ना कि कोटेड स्पॉन्ज। ये दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ आपको ये देखनी है कि कितने बड़े रूम साइज़ के लिए आपका वो जो एयर प्योरीफायर है वो एक्टिव है, वो ज़रूरी है। बहुत सारे एयर प्योरीफायर लिखेंगे कि 40 मीटर के रूम तक ये काम करता है, ये 20 मीटर तक के रूम के लिए काम करता है, लेकिन जो फाइन प्रिंट है उसमें ये है कि कितनी बार वो हवा आपकी पूरी बदल देता है, उसका फ़ैन कितना पावरफुल है। अगर उसका फ़ैन पावरफुल नहीं है तो वो पूरी हवा को अपने अंदर ले ही नहीं पाएगा, तो फिल्टर कैसे करेगा। तो आइडियली एक जो एयर प्योरीफायर है वो उस रूम की हवा को कम से कम 1 घंटे में 5 बार बदलने के काबिल होना चाहिए। तो अगर आप 40 मीटर के रूम में वो एयर प्योरीफायर लगा रहे हैं और उसमें बाद में आप देख रहे हैं कि वो पूरे 1 घंटे में 1 ही बार हवा को बदल रहा है, तो वो इनइफेक्टिव है। इसका मतलब वो सिर्फ 10 मीटर के रूम के लिए ही इफ़ेक्टिव था, आपने उसको 4 गुना बड़े रूम में लगा दिया है। तो ये देखना ज़रूरी है कि वो 1 घंटे में कितनी बार हवा को बदलता है। मिनिमम 5 बार उसको बदलना चाहिए। तो ये 3 चीज़ों का ध्यान रखें। हेपा फिल्टर किस साइज़ के पार्टिकल्स को पकड़ पा रहा है, आइडियली 0.1 बट कम से कम 0.3 माइक्रोन्स। उसमें एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर है कि नहीं, अगर है तो कितने किलो का, और उसमें ग्रैन्युलर कार्बन है कि नहीं। और तीसरा, आपके रूम की हवा को वो
1 घंटे में कितनी बार बदलता है। अगर ये 3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप सही एयर प्योरीफायर खरीद पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।